हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आशिका एजुकेशन पॉइंट। और नए चैप्टर के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं सविता मिश्रा नया चैप्टर लेके आई हूँ। मनी एंड क्रेडिट, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मनी मनी का मीन्स होता है मुद्रा, और क्रेडिट को हम कह सकते हैं साख। अगर हिंदी में बोले तो मनी एंड क्रेडिट मुद्रा और साख होगा। अब हम पढ़ते हैं कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो मनी है वो कैसे जो है एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम है, इसके बारे में देखेंगे। ये जो यूज़ है मनी का, ये बहुत ज़्यादा है। हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। जैसे कि जो है, अगर आप देखो अपने चारों तरफ, तो आप इजीली बचा समझ पाओगे कि जितने भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, है ना, वो मनी से ही होते हैं। तो मनी का ट्रांजैक्शन, चाहे गुड्स खरीदना हो बेचना हो, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं सर्विस के लिए करे जाते हैं, है ना, या एक्सचेंज। तो वो सर्विस एक्सचेंज करते हैं तो किसके थ्रू, मनी से ही करते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है वो मनी का, वो आजकल जो है बहुत ज़्यादा होने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कैसा था कि पहले जब हम ये एक्सचेंज प्रोसेस करते थे, तो इसमें हमें कई दिक्कतें आती थी, सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब से ये मनी यूज़ होने लगी, है ना, तो ये जो ट्रांज़ैक्शन हो गया मनी का, ये मतलब इसके लिए जो है, मतलब हमारे लिए बहुत आसान हो गया कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना, है ना। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। एक पर्सन है, मान लो उसके पास मनी है, तो वो कोई भी चीज़ ईज़िली खरीद सकता है, कोई भी चीज़, है ना, या कोई भी सर्विस आसानी से ले सकता है, जो भी उसे चाहिए, है ना। एवरीवन प्रेफ़र करता है कि उसे पेमेंट मिल जाए मनी में, है ना। फिर वो एक्सचेंज कर लेगा, जो भी चीज़ उसे खरीदनी है मनी से, जो भी चाहिए वो खरीद सकता है ना। जैसे मान लो कि एक केस लेते हैं। मान लो एक शू मैन्युफैक्चरर है, और उसे सेल करने अपने शूज़ मार्केट में, है ना, और उसे बाय व्हीट करना है, व्हीट को बाय करना है। तो जो शू मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा, सबसे पहले एक्सचेंज करेगा शू का, है ना, और उसके बाद जो है वो प्रोड्यूस करेगा कुछ मनी, और फिर वो जो है उस मनी से एक्सचेंज करेगा अपने लिए व्हीट का। इमेजिन करो कि क्या होता अगर जो है कितनी डिफिकल्टी होती अगर मनी नहीं होती। तो ये जो शू मैन्युफैक्चरर होता, ये डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकता था शू को। अगर उसे डायरेक्टली शूज से व्हीट खरीदना होता, है ना, तो बिना मनी के, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ता, एक ढूंढना पड़ता फार्मर जिसने व्हीट उगाया हो। और पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये ऐसा भी फार्मर ढूंढना पड़ता जिसे शू की, वो अपने जो है व्हीट को सेल करेगा, और उसके बदले में क्या खरीदेगा, शूज खरीदेगा उससे। तो दोनों पार्टीज जो एग्री हो सेल और बाय करने के लिए एक दूसरे की कम्युनिटी, है ना। तो यहाँ से देखो, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल और बाय ईच अदर कम्युनिटीज। दोनों पार्टीज एक दूसरे की कमोडिटी को सेल और बाय करने के लिए अग्री हो। इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो क्या एक पर्सन जो है वो डिजायर करेगा सेल एग्जैक्टली, है ना, या जो है जो दूसरे को दूसरा बाय करना चाहता है वो सीधे वो जो वो बाय करना चाहता है दूसरा भी वही चीज, उसकी उसकी चीज सेल करना चाहता है, जो उसे चाहिए वही सेल करना चाहता है। इसे हम कहते हैं जो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में जब किसी को जो गुड्स होती थी, तो वो डायरेक्टली एक्सचेंज की जाती थी विदाउट मनी के। तो विदाउट मनी के जब हम एक्सचेंज करते थे, है ना, और विदाउट मनी जो है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। यानी कि ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल फीचर था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। यानी कि हमें एक्सचेंज करने के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसे उस चीज़ की नीड हो जो हमें सेल करनी है, और वो चीज़ सेल करना चाहता हो जिसकी हमें नीड हो। तो जब डबल नीड होगी, तो वहाँ पे कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स होगा। तो ये ज़्यादा जो है मतलब नेसेसरी था कि जिसने शू मैन्युफैक्चर किया वो ऐसे फार्मर को ढूंढे जिससे शू खरीदने हो, और सेम टाइम पे उसे सेल भी करने हो भी जो उसे चाहिए। ठीक है। तो ये फाइंड करना बायर शूज के लिए, और एक्सचेंज करना शूज को फॉर मनी से परचेज कर लेगा भी, तो ये ज़्यादा आसान हो गया,
है ना, वो अपने शूज बेचेगा और शूज बेच के उसको अगर मनी मिल जाए तो वो उससे अपने लिए जो है बीट परचेज कर सकता है, या कम्युनिटी कोई भी अदर कम्युनिटी जो मार्केट में वो परचेज कर सकता है। तो जो मनी है वो एक्ट करती है एज एन इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस, यानी कि दोनों के मध्य में विनिमय का साधन, है ना। इससे ही हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम। तो मनी जो है वो क्या है, विनिमय का एक माध्यम है। तो मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी किस तरह से कार्य करती है, मनी कार्य करती है एक माध्यम का, किस 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 प्रोसेस के लिए, एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। अब जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का वो कैसा है, जब हमने मनी का यूज करना सीख लिया, हमारे लिए जो है एक्सचेंज करना आसान हो गया। तो जो ये मनी हुई धीरे धीरे मॉडरेट हो गई। आजकल मनी जो है किस फॉर्म में है वो पढ़ेंगे हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। तो हमने देखा जैसे मनी है तो ये कैसे एक्ट करती है, एक्ट करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसमें, इन ट्रांजेक्शन। अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो ये किसकी तरह से एक्ट करेगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगी। तो जैसे अगर जब चेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं होते, कॉइन्स यानी कि सिक्कों के बारे में हमें नहीं पता था, तो बहुत सारी चीजें थी जो हम यूज करते थे मनी की तरह। एग्जाम्पल के लिए ले लें कि बहुत सारे उस समय के जो लोग थे वो इंडियन यूज करते थे ग्रेन को या कैटल को मनी की तरह, यानी कि वो जैसे घोड़े हो गए या बकरी हो गई, गाय हो गई या अनाज हो गया, वो इन सबसे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे, तो वो यूज करते थे। फिर उसके बाद में जो है वो यूज करने लगे मेटालिक कॉइन्स को, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स, है ना। पर ये धीरे धीरे चलता गया और अब जो है इस सेंचुरी में एक नई चीज आ गई जिसे हम कहते हैं करेंसी। अब जो मॉडर्न फॉर्म है मनी की उसे हम कहते हैं करेंसी। तो इसमें क्या क्या आ गए, पहले जैसे हमें गोल्ड और सिल्वर कॉपर कॉइन्स पड़े थे, अब आ गए पेपर के नोट और कॉइन्स, ये यूज किए जाते हैं मनी के फॉर्म में। जो मॉडर्न करेंसी है वो बहुत प्रेशियस मेटल की नहीं बनती है, जैसे पहले गोल्ड की बनती थी या सिल्वर कॉपर की बनती थी, है ना, या ग्रेन और कैटल की तरह होते थे। लेकिन ये जो है हम उनको तो हम एवरीडे में यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो मॉडर्न करेंसी है ना, इसे जो है हम डेली यूज करते हैं। अब क्यों हमने इसको एक्सेप्ट किया, ये जो मॉडर्न करेंसी है, पेपर के नोट है या कॉइन्स है, हमने इनको क्यों एक्सेप्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो एक्सेप्ट किया, ये जो करेंसी आई इसको हमने एक्सेप्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो करेंसी है वो ऑथराइज्ड है, किससे ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट। कहाँ की गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री की जो ये करेंसी होगी उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑथराइज्ड होगी, और जिस कंट्री की गवर्नमेंट उस करेंसी को ऑथराइज करेगी वो करेंसी उसी कंट्री के लिए जो है मान्य होगी। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इशू करता है करेंसी नोट, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो जैसे इंडियन लॉ है ना, इसमें कोई भी अदर इंडिविजुअल या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो ये करेंसी अलाउ नहीं कर सकती है ना। तो जो लॉ लीगलाइज किया गया है कि वो जो रुपीस का यूज है वो हम करेंगे एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में, है ना। और हम इसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसको हर कोई मानेगा, है ना, चाहे हम जहां भी इंडिया में कहीं भी ट्रांजेक्शन करें ये करेंसी मान्य होगी। कोई भी इंडिविजुअल जो है इंडियन करेंसी को जो है लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता, है ना। अगर उसे हमें पेमेंट करनी है तो हम वो पेमेंट रुपीज में कर सकते हैं और वो उसे मान्य होगी। ठीक है। इसी तरह से डिपॉजिट विद बैंक। अब देखो डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट्स विद बैंक। तो बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं, होता क्या है कि जैसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मनी जो है अपनी बैंक में कोई डिपॉजिट की तरह रख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, उसे जो है करेंसी की जरूरत है, नीड है डेली के लिए कुछ ना कुछ। वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं सैलरी पे, तो उनको मंथ के लास्ट में क्या मिलती है, उनकी सैलरीज मिलती है। तो वो इतना एक्स्ट्रा कैश जिनको स्टार्टिंग में मिलता है तो वो पूरे मंथ उसको चलाना होता है, तो ये अब इतना एक्स्ट्रा कैश कहाँ रखेंगे, तो वो क्या करते हैं, इसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। कैसे करते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं अपने नाम से बैंक में और उसको रख देते हैं बैंक में। बैंक क्या करता है, उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है ना, और
उनको पे भी करता है उनके इस अमाउंट के बदले कुछ इंटरेस्ट। इस तरीके से पीपल क्या करते हैं, उनकी मनी भी सेफ हो जाती है बैंक में और वो कुछ अर्न भी कर लेते हैं अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में। पीपल जो है अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती है, जब भी ज़रूरत होती है तो वो पैसे निकाल भी सकते हैं बैंक से, उसके लिए एक प्रोविज़न होता है, उसके थ्रू वो बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो डिपॉज़िट है बैंक अकाउंट में वो विथड्रॉ भी कर लिया जाता है अगर जब उनको चाहिए होता है। तो ये जो डिपॉज़िट जो बैंक में है वो कहलाता है डिमांड डिपॉज़िट। क्या कहलाता है? डिमांड डिमांड डिपॉज़िट। तो ये जो डिमांड डिपॉज़िट है ना, ये एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी है। ये जो फैसिलिटी है इससे क्या होता है, इसमें कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है मनी की, जो जैसे हमने सुना होगा कि पेमेंट होती है चेक से हम करते हैं, है ना, कैश के बजाय। तो ये जो पेमेंट होता है वो चेक के थ्रू भी हो सकता है क्योंकि हमारा बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है और अगर हम चाहें तो चेक से भी दे सकते हैं। तो जो पेयर है वो क्या करेगा, अकाउंट बैंक जाएगा और जो है चेक को स्पेसिफिक अमाउंट से मनी भी निकाल सकता है। तो चेक जो होता है वो क्या होता है, a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in the whose name the check has been issued। यानी कि जो चेक होगा वो एक पेपर इंस्ट्रक्शन होगा बैंक को, जिसमें बैंक क्या करेगी, वो पैसा एक जिस भी स्पेसिफिक अमाउंट से है और जिसके लिए है उस पर्सन को दे देगी, उसके लिए वो इशू कर देगी। इसके बाद देखो ये चेक है। चेक कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक चेक पेमेंट की है, एक शू मैन्युफैक्चरर है मिस्टर सलीम, उन्होंने एक पेमेंट बनाई है ना, लेदर सप्लायर के लिए, और उन्होंने चेक पे जो है स्पेसिफिक अमाउंट भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो शू मैन्युफैक्चरर है उसने इंस्ट्रक्ट किया है अपने बैंक को कि जो ये अमाउंट है वो दे दे किसको, लेदर सप्लायर को। तो जो लेदर सप्लायर होगा वो ये चेक लेगा और इसको डिपॉजिट कर देगा बैंक में, है ना, और ये मनी जो है ट्रांसफर हो जाएगी बैंक अकाउंट में उसके 1-2 दिनों के अंदर। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट होता है ना, किससे, बिना किसी पेमेंट के, बाय द कैश। अब देखो ये चेक है, यहाँ पे जो है पे ने अपना नाम लिखा और रुपीज लिखे। इसके बाद नीचे आ जाओ, जैसे हमने देखा ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना, ये बहुत इसमें एक एसेंशियल फीचर है मनी का। जो फैसिलिटी होती है चेक की, है ना, जो डिमांड डिपॉजिट अगर होगा तो ये आसानी से डायरेक्टली जो पेमेंट हो जाता है ना, बिना कैश के यूज के। तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट होगा, है ना, किसी भी तरह के पेमेंट के लिए अगर हम चाहें तो उसको कर सकते हैं करेंसी के साथ। इसके बाद देखो आपको याद होगा कि जो बैंक है वो क्या करता है, वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है इसके लिए। बैंक क्या है, बैंक के पास कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, है ना, अगर ना हो तो कोई भी पेमेंट चेक के अगेंस्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का, जो करेंसी है या डिपॉजिट है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, है ना, और इसी लिंक को हम कहते हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है करेंसी एंड डिपॉजिट का लिंक, है ना, ये क्लोजली लिंक्ड होंगे और वर्क करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।